नमस्ते। कुछ साल पहले मैं एक इंटरनेशनल अर्बन प्लानर था और डेवलप्ड कंट्रीज के लोगों की लाइफ देखता था तो मुझे लगता था कि मेरे भारतवासी की जीवन ऐसा कब होगा। एक जिद कर ली कि मैं पूरी जिंदगी इसी की कोशिश करूंगा कि ये भारत कब बदले, राष्ट्र का निर्माण कब हो। और मैंने अन्ना जी के साथ राइट टू इंफॉर्मेशन के ऊपर काम किया और कुछ कानूनों के ऊपर काम किया। और 2011 में अन्ना जी और अरविंद केजरीवाल के साथ मिलके इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट जो शुरू की, जो वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट मूवमेंट थी, उसकी लीडरशिप में मैं था। फिर वो मूवमेंट जो थी वो एक पॉलिटिकल पार्टी बनी, आम आदमी पार्टी, जिसका मैं नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर था। लेकिन जैसे मैं पॉलिटिक्स में घुसा और मैंने जो जो देखा, मुझे ये लगने लगा मेरे से राजकारण नहीं हो पाएगा और मैंने 2015 में पॉलिटिक्स कंप्लीटली छोड़ दिया। लेकिन वो कीड़ा तो था कि मैं कैसे इस देश को बदलूं। गांधी जी कहते थे इंडिया सोल लिव्स इन इट्स विलेजेस। अगर इंडिया को बदलना है तो गांव को बदलना पड़ेगा, और अगर मॉडल बनाना है देश को बदलने का, ऐसी जगह सिलेक्ट करें जहां सबसे ज्यादा तकलीफ हो। मराठवाड़ा में हाईएस्ट सुसाइड्स होते थे और 2016 के अंदर तो कुछ ऐसे गांव थे जहां पे लोग पानी के लिए तरसते थे, सुसाइड्स हो रही थी, डिप्रेशन के अंदर लोग थे। 3,500 रुपया इनकम फैमिली की थी और इसलिए जीते थे क्योंकि मरे नहीं थे। Hello, welcome to Pali. Pali is a pilgrimage for us. It is where Mayank landed up and found people walking around with dead men's eyes. They had no water to drink and no one to care for them. But Mayank cared. परली के अंदर मैंने पानी देना शुरू किया टैंकर। 56 गांव के अंदर 60,000 लोगों को 1.5 करोड़ लीटर हमने पानी दिया। मैंने इसके पहले लगान पिक्चर छोड़ के कोई गांव नहीं देखा था, मुझे मराठी नहीं आती थी और मैं गांव में घूमने लगा और वहां के लोगों की हालत देख के बहुत दुख होता था। क्या कर सकता हूं मैं, कैसे इस एरिया को बदल सकता हूं और ये मॉडल को लेके देश बदल सकता हूं, इसके ऊपर विचार करने लगा और मैंने डिसीजन ले लिया। मैंने सोचा पूरा जीवन सेवा में ही गुजारूंगा और मैंने जहां नौकरी थी वो छोड़ दी और मेरे पास एक फ्लैट मैंने बुक किया था वो बेच दिया और गांव में मैंने काम करना शुरू कर दिया। लेकिन एक चीज मैंने तुरंत मुझे समझ में आ गई कि जो गांव है ये एक मल्टीपल ऑर्गन फेलियर जैसा है। हार्ट के ऊपर आप काम करोगे लीवर खींच लेगा, लीवर पे काम करोगे लंग खींच लेगा। तो अगर आपको गांव बदलना है तो आपको 360 डिग्री हर एक एस्पेक्ट पे काम करना पड़ेगा। हमने पानी के ऊपर काम किया, हमने इनकम जनरेशन के ऊपर काम किया, एजुकेशन के ऊपर खूब काम किया, स्वास्थ्य के ऊपर, हेल्थ केयर के ऊपर काम किया, फिर स्किल डेवलपमेंट के ऊपर किया, कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर किया। गांव वालों को तैयार करने के लिए जो डिप्रेशन में था, जिसकी आंख के अंदर अग्नि नहीं थी, सोललेस आइज बोलते थे, जिसके युवाओं ने कभी दूध नहीं चखा था, उन सब के लड़ने को तैयार कर दिया, एक आर्मी जैसा बना दिया। The biggest thing was that a social transformation took place, and small villages can be incredibly competitive. If you have one political party, there are probably 3 factions of that party in that village. He said that look, if you talk about politics in this village, I'm not going to enter the village. So he was very, very intelligent. He completely stayed away from politics. He speaks nothing but development, development and development. वहां पे दारू का बहुत ज्यादा चलन है और रेवली गांव करके था, उसके अंदर 7 युवा सिरोसिस ऑफ लीवर से मर गए थे। रात को रोड के ऊपर सब दारू पी के सोते थे, लेडीज ने पीना शुरू कर दिया था, बच्चों ने पीना शुरू कर दिया था। और फिर हमने तय किया कि एक आंदोलन करते हैं और वहां की लेडीज, बच्चे, युवा सब आगे रात को मशाल लेके घूमने लगे, दारू बंदी झालीच पाइए, और दारू की दुकान पे रेड मारने लगे। और इस तरह हमने 15 गांव में दारू कंप्लीटली बंद कर दिया। खुशी हो या गम हो, मुझे खाली शराब ही दिखती थी। शराब के अलावा मुझे दिखता ही नहीं था।
मगर जब से मयंक गांधी हमारे गांव में आया और उन्होंने शराब बंद की और मुझे एक खाली मूल मंत्र दिया, बोतल पे बोतल पिए जाओ आधी रात उतरती है, मगर एक बार खाली समाज सेवा का प्याला पियो जिंदगी भर चढ़ती है। और खाली एक यही मूल मंत्र ने मेरी जिंदगी बदली। मूवमेंट शुरू हो गया और लोग जुड़ने लगे। तो 2017 में ये सोचा कि अगर मैं अपनी जीवन में इस तरह काम करूंगा गांव बदलने का, तो 25, 50, 100, 200 गांव बदल पाऊंगा। और भारत में 6.5 लाख गांव है। तो फोकस करके हमने ये सोचा कि अभी पानी के ऊपर काम करते हैं। जैसे शरीर के अंदर 70% मात्रा पानी की रहती है, वहां के प्रॉब्लम भी 70% पानी से जुड़े हुए थे। और लोगों को इकट्ठा किया। मुझे याद है 45 डिग्री की धूप 2018 में, और सारे गांव वाले साथ में मिलके काम करते थे। ऐसे करते करते हमने 222 करोड़ लीटर पानी इकट्ठा किया, 70 किलोमीटर नदी बनाई, 162 तालाब बनाए, 62 डैम्स बनाए, और पूरा गांव का गांव उमड़ पड़ता था श्रमदान करने के लिए। गांव में पहले झगड़े वगैरह बहुत होते थे। जैसे ग्लोबल पर्ली के साथ हमारे गांव के युवक जुड़े, अभी गांव में विकास कार्य बहुत प्रगति पे है, और साथ में हम लोगों की जो एकता है उसे भी अभी कोई तोड़ नहीं सकता। श्रमदान नहीं करते थे, गांव वाले ने 13,55,000 रुपया भी इकट्ठा किया। तो इस तरह से पानी के ऊपर खूब काम किया, और पानी आ गया तो पूरा गांव, पूरा एरिया नव चेतना आ गई। इतना सुंदर पूरा एरिया होने लगा। हमारे गांव में जो ग्लोबल वर्ली की टीम ने जो वाटर से डेवलपमेंट का काम किया है, उसकी बदौलत हमारे गांव में अब बहुत पानी है। पहले हमारे गांव का जो पानी था वो 400 से 500 फीट तक था। अभी वो काम होने के बाद हमारे गांव का पानी का लेवल 50 से 70 फीट तक आ गया है। उसकी बदौलत हम लोग अब अच्छी फसल उगा सकते हैं। और लोगों के अंदर नई चेतना आई, उनको लगा कि हम भी जीवन में कुछ कर सकते हैं। या उस समय की जीत थी हमारी कि सिर्फ जमीन के ऊपर बदलाव नहीं लाए, हम मानसिक तरीके से इनको हमने जिंदा कर दिया। और जो युवा जो किसानी छोड़ के शहर में जाते थे, वो शहर में जाना उनका बंद हो गया। तो ये बहुत बड़ा बदलाव हो गया। ये वाटर मैनेजमेंट करने के बाद इनकम कैसे बढ़ानी है, ये नेक्स्ट चैलेंज था हमारे लिए। और हमने ये प्लान किया कि जो किसान कॉटन और सोया लगाता है, जहां पे उसको 10 से 20 हजार रुपया पर एकड़ की सालाना इनकम होती है, अगर उसका क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करते हैं, अगर हम फल के पेड़ लगवाते हैं, तो उनकी इनकम बहुत ज्यादा हो सकती है। A lot of work, and it was something it needs to be done in every part of India, because एक तो ऐसे ट्रीज लगाने से जो एक सबसे भयंकर जो डर है, which is looming on our heads about environment, about global warming. So मयंक गांधी जी का एक सीधा साधा फंडा है कि भैया झाड़ लगाओ, दैट इज द ओनली सोल्यूशन। और फिर किसान को हमने बहुत अच्छे पौधे दिए और जबरदस्त ट्रेनिंग दिया। रेगुलर ट्रेनिंग एवरी 15 डेज हम लोग देते थे। कुछ तो ऐसे पेड़ हैं जो 2-2.5 साल के बाद फल देंगे, लेकिन पपाया और ड्रमस्टिक ऐसा था कि जिसने 8 महीना 7 महीने के अंदर प्रोडक्शन दे दिया, और मार्केट वहां पे आ गया क्योंकि क्लस्टर के अंदर बहुत बड़ी क्वांटिटी में बनता था। अब जो 10 से 20 हजार कमाते थे, वो 3 लाख के ऊपर कमाने लगे। यहाँ हमारा जो दुष्काल परिस्थिति में हमारा एरिया पहचाना जाता है, और यहाँ बारिश भी कम होता है, और इधर पूरा कर्ज बाजारी खेती पूरा चलता था। और मैं वो सोयाबीन, कपास, बाजरी, हाइब्रिड ऐसा पिक लेने वाला किसान था। उसके बाद इसका सेवगे का जो उत्पन्न चालू हो गया, तो ऐसा हम सपने में भी नहीं सोचते कि खेती में इतना पैसा निकलता है करके। पहले हम तो वो पैसा देख के हमारा विश्वास भी नहीं होता था कि 1 एकड़ में इतना पैसा खेती किसान को मिलता है। बाद में जब चालू हो गया तो एक झाड़ को 10-15 किलो माल निकलने लगा। अच्छा से पैसा मिल गया। अपना वो कपास निकाल के फेंक देना पड़ता है, वैसा ये सेवगा का नहीं, 7-8 साल चलता है वो, अच्छा संभालेगा तो।
फिर आप पहला क्या पतरे का घर अभी घर भी बनाऊंगा वही पैसे से, अच्छा से गाड़ी बीड़ी लेगा बैठने को। एक पपीता का पेड़ कम से कम 50 से ज्यादा 80 किलो तक ये माल देता है और 1 एकड़ में ये अपन 900 पेड़ लगा सकते हैं। 900 पेड़ यानी कि लगभग 40 से 50 टन। पहले सोया की खेती करते थे तो 20 या 25 हजार आते थे। ये पपई की खेती करने लगे तो हमारे हाथ में 10 या 15 गुना ज्यादा 3 से 4 लाख रुपए प्रति एकड़ खर्च जाते हुए हमारे हाथ में रह गए। इधर जो मल्चिंग दिख रही है इसमें हमने वाटरमेलन का लिया था। वाटरमेलन का एक एकड़ में खर्चा जाते हुए हमको कम से कम 1.25 लाख रुपए रह गए। मैं एक गरीब किसान था और आत्महत्या करने को निकला था और ग्लोबल परली आई। ग्लोबल परली ने सीताफल लगाने का मार्गदर्शन किया और उन्होंने अच्छे पेड़ लाके मुझे दिए सीताफल के। और मार्केट में जो सीताफल 20 रुपए 30 रुपए किलो जाता था वो सीताफल आज 120-130 रुपए से जा रहा है। मैं 1 एकड़ में 3 से 5 लाख रुपए कमा सकता हूँ, ऐसी मेरी आशा है और मैं खुश हूँ। तो खूब इनकम मल्टीप्लाई होगी। ये रिजल्ट देख के आजू बाजू के एरियाज के किसान हमारे पास आए कि हम भी लगाना चाहते हैं। तो इस साल 2020 में कोरोना का चैलेंज होने के बावजूद हम लोग ने 20 लाख से ज्यादा फल के पेड़ लगाए। So once we had a success in the proof of concept that we are attempting in the worst area of the country, so the next step was to replicate and to scale it up, because remember, we were trying to change India and not just the lives of the people of Parli or of Marathwada. And which is why we started scaling up, replicating, because new models would then be made. Different areas would have different necessities, different needs based on the soil and weather and water. So we started working in Madhya Pradesh. This year we intend to work in Gujarat and in Palghar, which is near Mumbai. We also are intending to work with local leadership in different parts of the country who want to come and do similar things. So we'll give them a standard operating procedure, we will guide them, we will mentor them. But that's not the most important thing. The most important thing is how do we institutionalize the whole model. If we were to institutionalize, if the government takes ownership of this model, then this country can change. So I've been speaking at various levels of government, central, state, local, and I think there seems to be an interest in the whole thing. Let me give you some figures. Today, India's fruit plantation is in 4.21% of India's arable land. China has 13.95% of its land under fruit plantation. Now suppose we were able to increase, due to support of government and individuals and public-private partnership, to 11%. It would actually mean that 3.23 lakh crore rupees revenue will increase for the farmer, which essentially means 13.92% of the agri GDP. This is massive. So what we are attempting in a proof of concept goes into replication and then goes into the government policy and able to change the rural landscape of this country. This can lead to the complete transformation of the Indian economy and also set an example for taking it global to the rest of the developing world. This country, this democracy of India has seen many transformations, many changes, but most of them have been due to movements, whether it's the Gandhi movement for before independence, or it's the movement against the emergency, the Mandir, the Mandal, or the latest Anna movement. Movements have succeeded. They have been able to change the hegemony. The people who have been controlling have been changed. These are movements which know how to break the building but do not know how to construct a new one. I believe that if we want to change this country, we also need to have a movement, but not a confrontational, not a destructive movement, but a constructive, positive, pro-development movement, which is what we have begun in Parli and Marathwada. And I think this movement, if all of us come together, now Lions Club, one of the major organization for selfless working for the nation,
If Lions Club join hands with us, if other clubs come together, various groups come together from this country, this nation can change. Remember, at one time, a few hundred years back, India's economy was 33% of the world economy. Its trade was 30% of the world's trade. Today, our economy is 2.6% and 0.8% of the trade. This country is destined for greatness. Let's work together. Jai Hind.